हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सब एनसीईआरटी की किताब हमारे अतीत पार्ट थर्ड पढ़ रहे हैं, जो कि आधुनिक भारत से संबंधित है, जिसका पहला चैप्टर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखेंगे सेकेंड चैप्टर। तो इस चैप्टर का नाम है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। यानी व्यापार करने आए थे और यहाँ अपनी सत्ता स्थापित कर लिए। तो आइए शुरू करते हैं। यह रहा चैप्टर का नाम, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। दूसरा चैप्टर, चलिए देखते हैं। मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। उन्होंने वर्तमान के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें आमने सामने आने लगी थी, अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहले 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 एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे और यहाँ के इलाकों पर कब्जे में उनकी सबसे ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ, कैसे हुआ कि वे इतना विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे? इस अध्याय में आप देखेंगे कि यह सब कैसे हुआ। तो ये खाका है इस चैप्टर का, जो कि बताया गया है एक छोटे से पैराग्राफ के माध्यम से। अब आइए देखते हैं आगे। यहाँ पे देखिए एक चित्र है, कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उनके बेटों की गिरफ्तारी। यहाँ पे देखिए एक घटना घटी थी। औरंगजेब के बाद कोई मुगल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुगल बादशाहों का महत्व बना हुआ था। जब 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हो गया, तो विद्रोहियों द्वारा मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता मान लिया गया था। जब विद्रोह कुचल दिया गया, तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। उनके बेटों को जफर के सामने ही मार डाला। तो इस तरीके से उन्होंने अपना बदला लिया कि किस तरीके से इन्होंने नेतृत्व किया था, इन्होंने विद्रोहियों का साथ दिया था जो सिपाही थे उनका। अब पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना, यहाँ पे देखिए एक चित्र दिया गया है। 18वीं सदी में भारत तक आने वाले रास्ते। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ से लेकर यह रास्ता, फिर इधर, इस तरीके से यह जो थे भारत तक आने वाले रास्ते थे। ये सेंट हेलेना ये आइलैंड है, केप ऑफ गुड होप से होते हुए भारत आया जाया जाता था। सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाजतनामा हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। इस इजाजतनामे का मतलब था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी की होड़ नहीं कर सकती। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती है। वहां से सस्ती कीमत पर चीजें खरीदकर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धी नहीं, तो वे सभी सस्ती चीजें खरीदकर उन्हें ज्यादा कीमत पर बेच सकते हैं। तो इसी से आप समझ सकते हैं प्रतिस्पर्धा होना बहुत जरूरी होता है, और नए नए चीजों का डेवलपमेंट होना। अगर कोई दुकान एक ही है, अगर मान लीजिए वहां सामान बहुत महंगा मिल रहा है, तो आपकी एक मजबूरी बन जाएगी कि हमें ये चीज यहीं से लेनी है। अगर कई सारी रहेंगी तो आपके पास ऑप्शन रहेंगे, तो प्रतिस्पर्धा होगी एक दूसरे से, तो कोई कम ज्यादा करके दे देंगे, तो ये बहुत सहूलियत हो जाएगी हमें कोई चीज खरीदने में, लेने में।
तो यही चीज थी यहाँ पर भी। और इन सब का था व्यापार करना। कोई इनका प्रतिस्पर्धी नहीं होगा तो ये महंगी चीजें बेचेंगे, व्यापार करेंगे तो सस्ती चीजें खरीद कर। लेकिन यह एक शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाजारों से आने से नहीं रोक सकता था। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिमी तट को छूते हुए केप ऑफ गुड का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को डी गामा ने 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे। कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए। समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीजें ही खरीदना चाहती थी। यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग थी। इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी की भी जबरदस्त मांग थी। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रख लीजिएगा। ये जो है बढ़ने लगी थी, उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा था। अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का यही एक रास्ता था कि वे अपने प्रतिस्पर्धी कंपनियों को खत्म कर दें। लिहाजा बाजारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी। 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता तो कोई सी एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी के जहाज डुबो देती, रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती और माल से लदे जहाजों को आगे बढ़ने से रोक देती। यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था और व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। अपनी बस्तियों को किलेबंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगे। इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। आइए देखें यह किस प्रकार से हुआ। अब यहाँ पे देखिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार किस प्रकार से शुरू करती है। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे स्थापित हुई थी। व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। फैक्ट्री एक वेयर हाउस था जहां निर्यात होने वाली चीजों को जमा किया जाता था। यहीं पर उनके दफ्तर थे, उनमें कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी के सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया था। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी भी खरीद ली थी। इनमें से एक गांव कालिकाता था जो बाद में कलकत्ता बना। अब इसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। कन्विंस कर लिया कि जो कंपनी है वह बिना शुल्क चुकाए भी व्यापार कर सके। तो इस तरीके से उनसे फरमान जारी करवा लिया गया कंपनी की तरफ से। शाही फरमान मतलब एक शाही आदेश होता है। कंपनी ज्यादा से ज्यादा रियासतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने में लगी हुई थी। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते थे उन्हें यह छूट नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खां विरोध क्यों ना करते। यहाँ पे देखिए एक चित्र दिया गया, चित्र संख्या 3।
मद्रास के जहाजों से सामान लाती स्थानीय नौकाएं। विलियम सिम्पसन द्वारा बनाया गया चित्र, ये देखिए। अब आगे देखते हैं व्यापार से युद्धों तक। यानी धीरे धीरे व्यापार से स्थिति जो है युद्ध में परिवर्तित कैसे हो गई, क्यों हो गई। तो चलिए शुरू करते हैं। 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफी बढ़ गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। मुर्शिद कुली खां के बाद अली वर्दी खां, उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी को रियासतें देने से मना कर दिया। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे। उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है और नवाबों की ताकत कमजोर पड़ रही है। वे अपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थे। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी, नवाबों व उसके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। धीरे धीरे करके ऐसे ही स्थिति व्यापार से युद्ध में परिवर्तित हो गई। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे और किलों का पुनर्निर्माण करना होगा। यह कंपनी ऐसा चाह रही थी। ये ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए। अंततः टकराव की परिणति प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध के रूप में हुई। टकराव धीरे धीरे ऐसा बढ़ गया कि धीरे धीरे उसके परिणाम स्वरूप प्लासी का जो युद्ध है, महान युद्ध, वह हुआ। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक वायसराय रॉबर्ट क्लाइव। कठपुतली क्या होता है? कठपुतली एक यह एक ऐसा खिलौना होता है जिसे आप धागों के सहारे अपने हिसाब से नचाते हैं। जो व्यक्ति किसी के इशारों पर चलता है उसे भी मजाक उड़ाने के लिए अक्सर लोग कठपुतली कहते हैं। तो यह कठपुतली का अर्थ हुआ। अब देखते हैं प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 1756 में अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफी भय था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियासतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी न करे। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए। ये अपने हिसाब से चाले चल रहे थे। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जब सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी रोके और बकायदा राजस्व चुकाए। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया। गोदाम पर ताला डाल दिया गया। अंग्रेजों के हथियार छीन लिए गए और अंग्रेजी जहाजों को घेरे में ले लिया गया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख ले लिया। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया। यहाँ पे देखिए एक इम्पोर्टेंट जानकारी है। जो प्लासी है उसका नाम कैसे पड़ा था? क्या आप जानते हैं कि प्लासी का नाम किस तरह पड़ा? दरअसल असली नाम पलासी था, जिसे अंग्रेजों ने बिगाड़कर प्लासी कर दिया था। इस जगह को पलासी यहाँ पाए जाने वाले पलास के फूलों के कारण कहा जाता है। पलास के खूबसूरत लाल फूलों से गुलाल बनाया जाता है, जिसका होली पर इस्तेमाल होता है। प्लासी जो था अंग्रेजों ने नाम बिगाड़ कर दिया था, वैसे नाम इसका पलासी था।
इस सेना को नैसैनिक बेड़े की मदद मिल रही थी। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिर सत, आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया था। जो कंपनी के साइड से था, जो वह था रॉबर्ट क्लाइव, जिसने नेतृत्व किया था कंपनी का। नवाब सिराजुद्दौला की हार हार का एक बड़ा कारण था उसके सेनापतियों में से सेनापति मीर जाफर की कारगुजारी। मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया था कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को नवाब बना दिया जाए। तो यह सब गद्दी के लिए हुआ था, इसलिए उसने उसका साथ नहीं दिया सिराजुद्दौला का, जिसके कारण सिराजुद्दौला की हार हो गई प्लासी के युद्ध में। पे देखिए, ये सिराजुद्दौला का एक चित्र है। प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। शुरुआत जो है कंपनी की यहीं से हुई थी, प्लासी की लड़ाई से। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर नवाब बना। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारियां संभालने को तैयार नहीं थी। उसका मूल उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना था। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई के बिना लड़ाई लड़े ही किया जा सकता है, तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या जरूरत थी। उनका ऐसा मानना था कंपनी का। जल्दी ही कंपनी को एहसास होने लगा कि यह रास्ता भी आसान नहीं है। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारे पर नहीं चलते थे। आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा के की नजर में सम्मान और संप्रभुता का दिखावा करना पड़ता था। तो फिर कंपनी क्या करती? जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। यानी एक श्रृंखला चल रही थी। पहले सिराजुद्दौला था, सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाने के बाद, यानी उसको मार दिया गया। गद्दी से हटाने के बाद जो कठपुतली नवाब बनाया गया, उसे बनाया गया मीर जाफर को। उसके बाद जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो उसके बाद उसको भी हटा दिया गया कंपनी के द्वारा। उसको हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया गया। जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई 1764 में उसको भी हराना पड़ा, यानी मीर कासिम को भी हरा दिया गया। उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया। मीर जाफर को दोबारा नवाब बनाया गया। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने, व्यापारिक जरूरतों तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए पैसा चाहती थी। कंपनी और ज्यादा इलाकों तथा ज्यादा कमाई चाहती थी। 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हुई तब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली के नवाबों के साथ अपने खराब अनुभव को देखते हुए क्लाइव ने ऐसा ऐलान किया कि हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। अब स्थिति इतनी बदल चुकी थी। आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल का प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया था। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई थी। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज्यादातर चीजें ब्रिटेन से लाए गए सोने चांदी के बदले में खरीदनी पड़ती थी। इसकी वजह इसकी वजह ये थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज नहीं थी। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की जरूरत ही नहीं रही। अब भारत से होने वाली आमदनी के सहारे ही कंपनी अपने खर्चे चला सकती थी, यानी अब उनके यहाँ से कुछ ले आने की जरूरत नहीं थी। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी, अपनी फौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ते में किले और दफ्तरों का निर्माण करने में लगाती थी। अब यहाँ पे देखिए एक जानकारी प्राप्त हुई है, स्रोत है नवाब की शिकायतें। तो 1733 में बंगाल के नवाब ने इंग्लिश व्यापारियों के बारे में यह कहा था,
जब वे पहली बार हमारे देश में आए थे तो उन्होंने सरकार के सामने विनती करते हुए कहा था कि उन्हें एक फैक्ट्री बनाने के लिए थोड़ी सी जमीन दे दी जाए। उन्हें उस वक्त जमीन तो मिल गई, पर उन्होंने वहां मजबूत किला ही खड़ा कर डाला। उसके चारों तरफ गड्ढे बना दिए जो नदी से जुड़ते हैं। दीवारों पर उन्होंने न जाने कितनी तोपें तैनात कर दी। उन्होंने बहुत सारे सौदागरों और अन्य लोगों को अपने मातहत रहने के लिए तैयार कर लिया, और वह 1 लाख रुपए राजस्व वसूल कर रहे थे। वे असंख्य औरतों और मर्दों को उनके ही देश में गुलाम बनाकर लूट घसोट कर रहे थे। जब अंग्रेज यहाँ आए थे तो उनका मकसद था व्यापार करना। तो उन्होंने बस यह कहा था कि हमें थोड़ी सी जमीन दे दी जाए, तहाँ हम अपनी फैक्ट्री स्थापित कर ली। जब उनको जमीन दे दी गई तो उसके बाद वहां उन्होंने एक बड़े किले खड़े कर लिए, और वहीं से जो है कि बड़ी बड़ी तोपें तैनात कर दी, और नदियों से जोड़ने के लिए जो जुड़े थे वहां पे गड्ढे वड्ढे बना लिए, ताकि उनका डेवलपमेंट आसानी से हो सके। और दूसरे के देश में आकर उन्होंने यहाँ के पुरुषों और औरतों पर अत्याचार करने लगे, काफी ज्यादा राजस्व वसूलने लगे। तो उनका मकसद जो है बदल गया धीरे धीरे। अब अगली हेडिंग है कि कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। नवाब बनने का क्या मतलब था? इसका मतलब तो यही था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी, लेकिन इसके लिए कुछ फायदे भी थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने के ख्वाब देखने लगा। अब यहाँ पे देखिए, अब इनमें खुद में लड़ाई शुरू हो गई आपस में। अब आगे देखते हैं। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफों के तौर पर जमीन और बहुत सारा पैसा दें। रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत कमा ली थी। 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास आया था तो उसकी उम्र 18 साल थी। 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ तो उसकी दौलत 4,11,02 पाउंड के बराबर थी। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया था। लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद ने उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोप पर अपनी सफाई देनी पड़ी थी। यानी इन्हें ही भ्रष्टाचार के लिए सौंपा गया था और खुद ही ये भ्रष्ट निकले, और इनको ही ब्रिटिश संसद में सफाई देनी पड़ी थी, रॉबर्ट क्लाइव को। सरकार को उसकी अकूत संपत्ति के स्रोत पर संदेहास्पद लग रहे थे। उसे भ्रष्टाचार आरोपों से बरी तो कर दिया गया, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। बहुत सारी बीमारियों और लड़ाई के कारण कम उम्र में ही मौत का निवाला बन गए। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा। उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवारों से आए थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यह थी कि वे भारत में ठीक ठाक पैसा कमाएं और ब्रिटेन लौटकर आराम की जिंदगी बसर करें, ऐसा मानना था कुछ अफसरों का। जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए, उन्होंने वहां आलीशान जीवन जिया। उन्हें वहां के लोग नवाब कहते थे। यह भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया था। उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखने लगे। नाटकों और कार्टूनों में भी उनका मजाक बनाया जाता था। यहाँ पे देखिए कंपनी का फैलता शासन। अब देखिए कंपनी का शासन किस तरीके से फैल रहा है। यदि हम 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जों की प्रक्रिया देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। किसी भी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्राय नहीं किया। उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया।
उन्होंने अपना एक पर्पज बनाया कि किस तरीके से हमें घेरना है। डायरेक्ट हमला नहीं किया था किसी के ऊपर। बक्सर की लड़ाई 1764 के कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए थे। ये ये कंपनी के राजनीतिक या व्यवसायिक प्रतिनिधि होते थे। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना था और उन्हें आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे थे। अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बिठाया जाएगा, इस तरह की चीजें भी कंपनी के अफसर ही तय करना चाहते थे। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी थी। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी, उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था रखने का अधिकार नहीं रहता था। उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी। सहायक सेना रख रखाव के लिए वह कंपनी को पैसा देती थी। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने से चूक चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। अगर कोई भारतीय शासक अपनी रकम अदा नहीं कर पाते हैं, जो चूक जाते हैं, उनका जो इलाका था वह कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। उदाहरण के लिए देखा जाए, जब रिचर्ड विलेजली गवर्नर जनरल, यानी उसका जो कार्यकाल था 1798 से 1805 था, उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने से चूक गए थे। आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए इसी आधार पर। यहाँ पे देखिए एक चित्र है। अपने बेटे और ब्रिटिश रेजिमेंट के साथ खड़े नवाब शुजाउद्दौला, टिली कैटल द्वारा बनाया गया चित्र। टैल 1772 कैटल द्वारा बनाया गया चित्र। बक्सर की लड़ाई के बाद हुई संधियों के फलस्वरूप नवाब शुजाउद्दौला के ज्यादातर अधिकार छीन गए थे, लेकिन वहां वह रेजिडेंट के सामने अपनी चिर परिचित शाही शानो शौकात के साथ दिखाई दे रहे हैं। ये जो कुछ शब्द हैं, जैसे निषेधाज्ञा का मतलब निर्देश होता है, अधीनस्थता के मतलब होता है दब्बूपन, यानी दबा हुआ व्यक्ति किसी के अधीन है। टीपू सुल्तान, जिन्हें शेरे मैसूर कहा जाता है। शेरे मैसूर, जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के उदाहरण से यह बात जा सकती है। समझी जा सकती है। हैदर अली, जिनका शासनकाल था 1761 से 1782, और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान, जिनका शासन था 1782 से 1799, जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफी ताकतवर हो चुका था। यानी इन शासकों के नेतृत्व में जो मैसूर का इलाका था वह काफी शक्तिशाली हो चुका था, ताकतवर हो चुका था। मालाबार के तट पे होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था। जो मालाबार तट पर व्यापार होता था वह मैसूर रियासत के नियंत्रण में आता था, जहां से कंपनी काले मिर्च और इलायची खरीदती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काले मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। जो फ्रांसीसी आए थे, उनकी मदद से इन्होंने उनसे घनिष्ठ संबंध स्थापित किए। उनकी मदद से जो अपनी सेना थी उनका आधुनिकीकरण किया टीपू सुल्तान ने। यहाँ पे देखिए उनका एक चित्र है टीपू सुल्तान जी का। एक चित्र यहाँ पे भी दिया गया है, इसको देखते हैं क्या है। टीपू सुल्तान के बेटों को बंधक के रूप में कार्नवालिस के सामने पेश किया जा रहा है। डेनियल आर्म द्वारा यह चित्र बनाया गया 1793। कंपनी के फौजों को हैदर अली और टीपू सुल्तान ने कई बार युद्ध में हराया था। जो हैदर अली थे और उनके बेटे टीपू सुल्तान ने कंपनी के फौजों को कई बार हराया था। लेकिन 1792 में मराठों,
हैदराबाद के निजाम और कंपनी की संयुक्त फौजों के हमले के बाद टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी थी। इस संधि के तहत उनके दो बेटों को अंग्रेजों ने बंधक के रूप में अपने पास रख लिया था। ब्रिटिश चित्रकारों को ऐसे दृश्यों की तस्वीर बनाने में बहुत मजा आता था। इसे अंग्रेजों की सत्ता की विजय दिखाई देती थी। ऐसे चित्र वो लोग बनाते थे इसमें अंग्रेजों की विजय दिखाई देती थी। सुल्तान के सुल्तान के इन कदमों ने अंग्रेज आग बबूला हो गए। सुल्तान के इस कदम से अंग्रेज आग बबूला हो गए। उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे। अंग्रेजों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और कुचलना जरूरी है। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई। तो वही मैसूर का युद्ध होता है। जैसे पहली हुई 1767 से 1769, 1780 से 1784, 1790 से 1792 और 1799। श्रीरंगपट्टनम आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली थी, यानी 1799। कंपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए। मैसूर का राजकाज पुराने बेडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई। तो यह जो 4 युद्ध मैसूर का हुआ था, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप लिख लीजिएगा नोट्स वगैरह में। हालांकि इसका नोट्स आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा और क्लास में बनवाया भी जाएगा साथ में। तो थोड़े टाइम अभी लगेंगे उसमें। तो आपको एनसीईआरटी का जो नोट्स है वह बनाना सिखाया जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए टीपू की कहानियां, यहाँ पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये देखिए टीपू का खिलौना शेर, इसको देखिए, यह अभी भी तैनात है। टीपू का खिलौना शेर, यह टीपू के एक विशालकाय मशीन खिलौने की तस्वीर है। इसमें नकली शेर एक यूरोपीय सिपाही को दबाए हुए है। जब उसका हैंडल घुमाया जाता है तो नकली शेर दहाड़ता है और सिपाही के भीतर से चीख की आवाजें आती है। अब यह खिलौना शेर लंदन स्थित विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में रखा गया, यानी अभी भी यह रखा गया है। 4 मई 1799 को जब अपनी राजधानी श्रीपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई तो अंग्रेज इस खिलौने को भी अपने साथ लेकर चले गए। खिलौना भी लेकर चले गए अंग्रेज। अब अगला टॉपिक है मराठों से लड़ाई। मराठों से लड़ाई 18वीं शताब्दी के 18वीं शताब्दी के आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और खत्म करने के बारे में सोचने लगी थी। 1761 में पानीपत के तीसरे संघर्ष के बाद मराठा शक्ति विकेंद्रित होकर स्थानीय सत्ता के रूप में उभरी। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा यानी सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत कन्फेडरेसी के सदस्य थे। पेशवा इस राज्यमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और पूरे सत्ता का केंद्र था। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिरी 2 प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। जो महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस, यह 18वीं सदी के जो आखिरी 2 प्रसिद्ध मराठा योद्धा थे। जो पहला युद्ध 1782 में सालवाई की संधि के साथ खत्म हुआ था, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया था। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ था 1803 से 1805। कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए थे जब दूसरा मराठा युद्ध हुआ था। तो अंततः 1817 से 1819 तीसरे अंग्रेजी मराठा युद्ध में मराठों की सत्ता समाप्त हो गई। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण स्थापित हो चुका था, यानी तीसरे अंग्रेजी मराठा युद्ध में यह स्थिति हो गई थी। अब कन्फेडरेसी का मतलब क्या है? गठबंधन, सर्वोच्चता का दावा।
उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि 19वीं सदी की शुरुआत से कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स यानी जिनका शासनकाल था 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल के रूप में के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू हो गई। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने के अधिकार अपने पास मानती थी। यह सोच बाद में भी अंग्रेजों की नीतियों में दिखाई देती रही। लेकिन यह प्रक्रिया बेरोक-टोक नहीं चली। उदाहरण के लिए जब अंग्रेजों ने कित्तूर, फिलहाल कर्नाटक में छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए। अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित सगोली की एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने यह प्रतिरोध जारी रखा। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया। आखिरकार उन्हें अंग्रेजों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया। प्रतिरोध के ऐसे कई दूसरे उदाहरण भी आप किताब में पढ़ेंगे। देखिए, यह जो इनकी चौकीदार थी उसने भी प्रतिरोध लिया अपना, जो भी हो सका उनसे। कई सारे अंग्रेजों के दफ्तर थे, कई सारी कागज या फाइलें थी, उनको जला दिया, नष्ट कर दिया। तो इल्जाम में आया था कि जो रानी चेन्नम्मा थी उनसे जुड़ी एक और रानी थी या फिर वो चौकीदार थी, किसका नाम जोड़ा जाता है तो यहाँ रायन्ना हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लॉर्ड हेस्टिंग्स का चित्र है और यहाँ पे कित्तूर रानी चेन्नम्मा की स्मृति बनाई गई थी। अब आगे देखते हैं। 1830 30 के 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपनी चपेट में न ले ले। उसी डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिम भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने 1838 से 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहां अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया। 1843 में सिंध भी कब्जे में आ गया। इसके बाद पंजाब की बारी थी। यहाँ महाराजा रणजीत सिंह ने कंपनी की दाल नहीं गलने दी। उस समय वहां के जो राजा थे महाराजा रणजीत सिंह थे। दाल गलने नहीं दी। 1839 में उनकी मृत्यु के बाद रियासत के साथ दो लंबी लड़ाइयां हुई। आखिरकार 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब का भी अधिग्रहण कर लिया। यानी जो महाराजा रणजीत सिंह थे उनकी मृत्यु के बाद 1849 में। विलय की नीति। अब देखिए जो अधिग्रहण या विलय की नीति कहाँ से शुरू होती है। विलय की नीति। अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। यानी अगर विलय की नीति, अधिग्रहण की नीति पूछा जाए तो वह लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है, उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है, तो उसकी रियासत हड़प ली जाएगी। इस तरीके से नियम बनाया था लॉर्ड डलहौजी ने। यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासतें जैसे सतारा को 1848 में विलय कर लिया गया, संबलपुर को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, नागपुर को 1853 में, झांसी को 1854 में अंग्रेजों के हाथ में चली गई। इतनी सारी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। इस बार अंग्रेजों ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आजाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए, इसलिए वे अवध पर कब्जा करने को मजबूर हैं।
अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क उठा और अवध के लोग 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए। यहाँ पे देखिए, ये महाराजा रणजीत सिंह का दरबार है। और यहाँ पे देखिए संबलपुर के वीर सुरेंद्र साय का चित्र। देखिए, मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। यह जो येलो कलर का है, यह जो है ब्रिटिश शासन के अधीन क्षेत्र था। यह स्थिति थी 1797 की। जो ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं था, यह सब क्षेत्र है। अब देखिए 1840 तक आते आते 1840 तक आते आते देखिए स्थिति ऐसी बन गई, यानी इतने क्षेत्रों पर उन्होंने कब्जा कर लिया ब्रिटिश शासन के अधीन। अब देखिए धीरे धीरे 1857 में स्थिति ऐसी हो गई कि सारे क्षेत्रों पर इन्होंने कब्जा कर लिया, ये ब्रिटिश शासन के अधीन क्षेत्र। कुछ ही क्षेत्रों को छोड़कर सारे भारत पर इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। देखिए यहाँ से क्या स्पष्ट होता है कि चित्र संख्या 11A-B-C भारत में अंग्रेजों की फैलती सत्ताएं। इस नक्शे को भारत के वर्तमान राजनीतिक नक्शे के साथ रख कर देखें। नए शासन की स्थापना। अब अगला टॉपिक है नए शासन की स्थापना। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स 1793 से 1785 इनका कार्यकाल था। उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी। वारेन हेस्टिंग्स के समय तक आते आते कंपनी न केवल नवाब बल्कि बंबई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास, बंबई। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वारेन हेस्टिंग्स के कई प्रशासकीय सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खास तौर पर उल्लेखनीय है। 1772 में एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थी, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। अब जो काजी क्या है, मुफ्ती क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। ये जो काजी एक न्यायाधीश है और मुफ्ती जो है मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानून की व्याख्या करता है। काजी इस व्याख्या के आधार पर फैसले सुनाता है। यह इंपॉर्टेंट है। महाभियोग क्या होता है, देखिए। महाभियोग जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचार का आरोप लगाया जाता है तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स, संसद का ऊपरी सदन में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता है। इसे ही महाभियोग कहा जाता है। अभी जो हमने आर्टिकल 61 है, वह जो महाभियोग से संबंधित है राष्ट्रपति के। हालांकि अभी किसी राष्ट्रपति पर अपने यहाँ लगाया नहीं गया महाभियोग। देखिए यहाँ पर वारेन हेस्टिंग्स पर मुकदमा चला था। तो जब वारेन हेस्टिंग्स 1885 में इंग्लैंड लौटा तो एडमंड बर्के ने उस पर बंगाल का शासन सही ढंग से नहीं चलाने के आरोप में जड़ दिया। इस आरोप के चलते हेस्टिंग्स पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया जो 7 साल तक चला था वारेन हेस्टिंग्स पर।
अब यहाँ पे देखिए, एक बड़ी समस्या यह थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या कर देते थे। इस भिन्नता को खत्म कर, इस भिन्नता को खत्म करके समरूपता लाने के लिए 1785 में 11 पंडितों को भारतीय कानून का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। एनबी हालहेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपीली अदालत, सुंदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, उसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना था तथा न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों व दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। उसका कार्यकाल कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था, जिसने पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर ढकेल दिया था। कंपनी की फौज। कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन उनकी असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार और पैदल सेना थी। उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। सेना में सवारों का दबदबा रहता था और मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी। ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदार मुगलों को जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया कराते थे। 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर प्रशिक्षण दिया जाने लगा, तो यह सूरत बदलने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की, तो उसने यह तरीका अपनाया कि अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही, जो भारतीय शब्द सिपाही से बना है, आर्मी कहते हैं। 1820 के दशक जैसे जैसे तकनीक बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरत कम होती गई। इसकी वजह यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में भी लड़ रहा था, जहां सिपाही मस्केट यानी तोड़ेदार बंदूक और मैचलॉक से लैस होते थे। कंपनी की सेना सिपाहियों को बदलती आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता था और उनकी पैदल टुकड़ी ज्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। यहाँ पे कुछ शब्द जो हमें मिले हैं, क्या होता है? धर्मशास्त्र, संस्कृत की ऐसी कृति जिनमें सामाजिक तौर तरीकों और आचरण के सिद्धांतों की व्याख्या की गई हो। धर्मशास्त्र ईसा पूर्व 500 वर्ष से भी पहले लिखे गए थे। सवार, घुड़सवार। मस्केट मतलब जो सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक भारी बंदूक थी, उसे हम मस्केट कहते हैं। मैचलॉक, शुरुआती दौर की बंदूक जिसमें बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती थी, उसे मैचलॉक कहा जाता था। यहाँ पे देखिए एक चित्र है। कंपनी के लिए काम करने वाला बंगाल का एक सवार एक अज्ञात भारतीय चित्रकार द्वारा बनाया गया है, यानी उनके बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं। मराठों और मैसूर के साथ हुए युद्धों के बाद कंपनी को अपनी घुड़सवार टुकड़ियों को मजबूत करने की अहमियत समझ में आने लगी थी। इस तरीके से 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक विकसित करने लगे थे। सिपाहियों को यूरोपी ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा। जब उनका जीवन पहले से ज्यादा
नियंत्रित था। इस कोशिश में भी कभी-कभी समस्याएं आ जाती थी, क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नजरअंदाज कर देते थे। भला भला लोग अपनी जाति और धार्मिक भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे कैसे छोड़ सकते थे? क्या वे खुद को अपने समुदाय का सदस्य मानने की बजाय सिर्फ सिपाही मान सकते थे? सिपाही क्या महसूस करते थे कि अपने जीवन और अपनी पहचान यानी कौन है, इस बात के एहसास में जो बदलाव आ रहे हैं, उनको सिपाहियों ने किस तरह देखा? 1857 का विद्रोह हमें सिपाहियों की इस दुनिया की झलक दिखाता है कि इस विद्रोह के बारे में हम अध्याय 5 में पढ़ेंगे। अब इस चैप्टर का पूरा निष्कर्ष क्या है, इसको देख लेते हैं। निष्कर्ष। ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी के बढ़ते कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। 19वीं सदी की शुरुआत में जब नई भाप तकनीक के आने से यह प्रक्रिया और तेज हुई, तब तक समुद्र के मार्ग भारत पहुंचने में 6 से 8 माह का समय लग जाता था। भाप से चलने वाले जहाजों ने यह यात्रा 3 हफ्तों में समेट दी। इसके बाद तो ज्यादा से ज्यादा अंग्रेज और उसके परिवार भारत जैसे दूर देश में आने लगे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। देश के शेष भूभाग पर आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। इस प्रकार व्यवहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी इस समय तक। यहाँ पे कुछ अभ्यास प्रश्न दिया गया है, तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, मिलान करना है। जो शेरे मैसूर के नाम से टीपू सुल्तान को जाना जाता है, जो वारेन हेस्टिंग्स थे, वह भारत का पहला गवर्नर जनरल था। और जो रानी चिन्नम्मा थी, वह कित्तूर क्षेत्र में अंग्रेजों की विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था। दीवानी जो था, भू राजस्व वसूल करने का अधिकार था। सिपाही जो था, वह उसे सिपाही कहा जाता था। तो इस अब आगे देखते हैं, यहाँ रिक्त स्थान भरना है। रिक्त स्थान, यहाँ पे देखिए, बंगाल पर अंग्रेजों की जीत की जंग शुरू हुई थी, तो ये हो जाएगा आपका प्लासी। प्लासी। और दूसरा हो जाएगा आपका कि हैदर अली और टीपू सुल्तान कहाँ के थे? मद्रास के। मद्रास के शासक थे। तीसरा हो जाएगा कि डलहौजी ने जो विलय का सिद्धांत लागू किया था। चौथा हो जाएगा मराठा रियासतें मुख्य रूप से भारत की दक्षिण भाग। तो इस तरीके से हो गया। पहले में हो जाएगा पलासी, दूसरे में हो जाएगा मद्रास, तीसरे में हो जाएगा विलय, चौथे में हो जाएगा दक्षिण। अब कुछ सही और गलत का निशान लगाना है। तो आपका हो जाएगा मुगल साम्राज्य 18वीं सदी में मजबूत हो गया था। गलत है। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार करने वाली एकमात्र यूरोपीय कंपनी थी, ये भी गलत है। महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के राजा थे, यह बिल्कुल सही बात है। अंग्रेजों ने अपने कब्जे वाले इलाकों में कोई शासकीय बदलाव नहीं किए, यह भी गलत है। तो इस तरीके से यह चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम मिलते हैं एक नए जोश के साथ अगले चैप्टर में। तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। अगर नहीं पसंद आ रहा है तो डिसलाइक करके हमें कमेंट में जरूर बताइए कि क्यों पसंद नहीं आ रहा है, क्या चीजें हमें और ऐड करने की जरूरत है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले पार्ट में।